आई थिंक हम लाइव हैं। हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। कैसे हैं यार आप सब? कैसे हो कैसे हो कैसे हो? हाय शुभम, हाय हाय। हाय श्रांस, हाय हाय रूपाली, हाय वंशिका, हाय हाय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब जल्दी से यार सब्सक्राइब बटन दबा दो यार। मैं सब्सक्राइब बटन दबा दो। मैं बताता हूँ क्यों दबाओ। क्योंकि मैं अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। मेरा नाम रोनित ठाकुर है और मैं मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट रहा हूँ। फिल्म्स, एक्टिंग, मीडिया, इन सब में मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो मैं कोई नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कुछ कंटेंट क्रिएट करूंगा, इंटरव्यूज करूंगा, पता नहीं, देखते हैं कैसे होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग कुछ बनाऊंगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़। है, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को और आपको ऊपर वाले की दुआ मिलेगी यार। कमिंग टू आवर गेस्ट इज मिस्टर अंकुश चकालम। वो एफटीआई के एलुमनाई है। उन्होंने नसीरुद्दीन शाह, इरफान खान साहब, अनुराग कश्यप, इन सब के साथ काम किया है, एक्सपीरियंस किया है। पंकज कपूर, मुकेश छाबड़ा, शबाना आजमी जी, सबके साथ उनका एक्सपीरियंस रहा है। और बहुत ही लर्नेड, आई वुड से, पर्सन है एक्टिंग फील्ड में, फिल्म फील्ड में, सिनेमा फील्ड में। क्योंकि प्रोफेसर रहे हैं, आप बच्चों को सिखाते हैं। और मैंने जो इनके बारे में पढ़ा है कि इनकी जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। तो मैं अपना ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट ना करके मैं इंट्रोड्यूस करूंगा एफ टी आई एलुमनाई एक्टर, डायरेक्टर, मिस्टर अंकुश चकालम। वेलकम सर, वेलकम। बहुत अच्छा लग रहा थैंक यू रोनित, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। है सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़कर। मैं ज़्यादा इधर उधर की बात करके नहीं, सीधा सवाल पर आऊंगा। सीरियस सवाल सर। ले कि आपका अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप एक छोटे से गांव से एफटीआई में पहुंचे, इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा, इतनी एक्टिंग में आपने क्लासेस ली थी, इतने लोगों को सिखाया है। तो अपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी रही, आप एफटीआई में कहाँ कैसे पहुंचे। बहुत ब्रीफ में बताऊंगा रोनित, कम समय में। मेरा गांव का नाम है ग्राम कुरिया कला, जो कि जिला शाहजहांपुर में पड़ता है। और मेरे शहर को लोग शहीदों की नगरी के नाम से भी जानते हैं, शाहजहांपुर को। हम्म। मैंने अपने शहर में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी, उस शहर को ही मैंने समर्पित की, मैं शहीद और शाहजहांपुर नाम से। ओके। बात 2004 की है। मैंने हाई स्कूल पास किया था, 11वीं में एडमिशन लिया था। हम्म और मैंने शाहजहांपुर में ही रंगमंच को ज्वाइन किया। यहाँ पे बहुत सारे मेच्योर थिएटर ग्रुप है, वह रंगमंच ज्वाइन किया। उस संस्था का नाम था संस्कृति नाट्य मंच। हम्म वहाँ पे नाटक की रिहर्सल चल रही थी, जिसका नाम था घर वापसी, जिसके लेखक थे इंजीनियर राजेश कुमार, हम्म जो कि उत्तर प्रदेश साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड से हम्म भी नवाजे जा चुके हम्म हैं। तो वो मेरा पहला नाटक था। तो मैंने शहर में बहुत सारे नाटक किए। हम्म उसके बाद मैं हिमाचल प्रदेश में एक ड्रामा स्कूल है, मंडी ड्रामा स्कूल, हम्म वहाँ मैंने एडमिशन हम्म लिया। वहाँ 1 साल तक रहा। वहीं मैंने FTII NST की तैयारी की, जहाँ पे मुझे मिस्टर आयन दास गुप्ता हम्म साहब थे, जो खिलौने की क्लासेस करने आए थे। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हम्म। और FTI की गाइडेंस के लिए मुझे FTI में मेरे इमीडिएट सीनियर थे सावन टांग एंड विकास शुक्ला। ओके। उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, जिनकी बदौलत मैंने FTI फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। वाह। और मजे की बात यह है कि अधिकतर लोग, मतलब ग्रेजुएशन के 1-2 साल बाद FTI के लिए अप्लाई करते हैं। मैंने उसी साल ग्रेजुएशन भी अपना क्वालिफाई किया था, फाइनल ईयर का एग्जाम का रिजल्ट आया था। हाँ, और FTI भी क्वालिफाई किया, यानी कि 21 साल की उम्र में मैं FTI के अंदर एंट्री मारी। क्या बात है सर। मतलब बहुत ही है तो कमाल की बात है। जनरली एफटीआई में लोग अभी की एज में जा रहे होते हैं, शायद जिस एज के आप होंगे, मुझे आपकी उम्र पता तो नहीं है, लेकिन जिस उम्र के राइट होंगे। राइट। लेकिन बहुत ही, तो सर क्या कमाल की बात है। और अब मैं यही कहना चाहूंगा सर कि एक जो सवाल आया है संस्कृति का आया है, तो मेरा मेरा भी शायद ये दूसरा सवाल ही होता, बट संस्कृति का ये सवाल आया कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एफटीआई। आप क्या टिप्स देना चाहेंगे लोगों को जो एफटीआई क्रैक करना चाहते हैं? हाउ टू प्रिपेयर फॉर एफटीआई, सिंपल सवाल। संस्कृति सिनेमा को पढ़ो, सिनेमा को देखो और सिनेमा को एनालाइज करो। राइट। और सिनेमा पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखो। और सिनेमा की एक बिल्कुल डीपली नॉलेज अपने पास हम्म रखो। बस यही FTI की प्रिपरेशन की पहली सीढ़ी है, यहीं से शुरुआत हो जाती है। ग्रेट टिप सर। मतलब अब एफटीआई की बात हो रही है तो एफटीआई के अपने बारे में बताइए सर। आपने एफटीआई में इतने सारे एक्टर्स वगैरह के साथ इंटरेक्ट किया, क्या सीखा एफटीआई में? ऐसा क्या है एफटीआई में जो और कहीं नहीं है?
अपने एफटीआई एक्सपीरियंस के बारे में हम सबको बताइए सर, हमें बताइए, मेरे को बताइए स्पेशली, सीखना। रोनित, एफटीआई में ना आपको आज़ादी मिलती है जिंदगी जीने की। बाकी हिंदुस्तान के मुझे नहीं लगता किसी संस्थान में इतनी फ्रीडम है। ओके। एफटीआई में आज़ादी मिलती है, और जब आपको आज़ादी मिलती है तो दो बातें होती हैं, या तो बिगड़ जाते हैं या आप संभल जाते हैं। लेकिन एफटीआई की आज़ादी आपको बिगड़ने नहीं देती, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे जितने लोग आते हैं वो इंडिया के चैंपियंस होते हैं, चैम्प्स होते हैं, क्रीम होते हैं। उस माहौल में आप बहुत ग्रूम करते हैं, आप एज ए फिल्म मेकर, एज एन एक्टर या एज ए टेक्नीशियन बहुत ग्रूमिंग होती है, बहुत कुछ आपको सीखने के मिलता है। और मजे की बात, आपके अंदर एक ऐसी स्पिरिट को पैदा किया जाता है जो आप किसी भी फील्ड में जाओ, क्योंकि बहुत सारे एफटीआई जरूरी नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करें, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके काम करते हैं, जी। लेकिन वो जहां भी काम करते हैं वो अलग से रॉक करते हुए नजर आते हैं। यार ये बंदा ना कुछ अलग हटकर है, ये वहां फर्क पड़ ही जाता है। करेक्ट सर, करेक्ट। और ये तो बिल्कुल सही बात बोली सर आपने। इसी साल सर इरफान खान साहब का देहांत हो गया, और बहुत ही सैड न्यूज़ थी वैसे भी, सब बहुत दुखी थे। मैंने जब पढ़ा आपके बारे में कि आपने इरफान खान साहब के साथ काम किया हुआ है, और मैं बहुत ही फैसिनेट हुआ, और मैं जानना, मतलब बिल्कुल जानना चाहूंगा कि इरफान साहब कैसे थे, क्या सिखाया उन्होंने आपको, और आपकी क्या मेमोरीज हैं उनकी। हाँ बिल्कुल बताऊंगा। उनका टीचिंग एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा कि वो हमारी वर्कशॉप के लिए आए थे। ओके। तो उनके द्वारा जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे, उन समय उनकी एक फिल्म आई थी पान सिंह तोमर, शायद आपको जी याद हो, पान बिल्कुल, सिंह तोमर एक थोड़े पिक्चर आई टाइम थी पहले उनकी। देखी, बहुत अच्छी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म आई हाँ, जी। पान सिंह तोमर के कैरेक्टराइजेशन के बारे में उन्होंने शेयर किया था कि किस तरह से उन्होंने उसी कैरेक्टर को करने के लिए कितना पुलिस लोगों के साथ वक्त गुजारा, उस कॉस्ट्यूम के साथ कितना वक्त गुजारा, वही सारी एक्टिविटीज डेली रूटीन में वो कैसे लेकर आए, राइट। तब जाके उन्होंने सारे शॉट दिए अपने। मतलब उनका ये था कि जिस किरदार को वो करते थे तो उस किरदार में से, और एक्टर क्या करते हैं, स्टार लोग क्या करते हैं कि एक एक बार में 5 5 6 6 7 7 फिल्में करते हैं। करेक्ट। एक एक अच्छा एक्टर कभी नहीं करेगा, हम्म। है ना, क्योंकि एक्टिंग अलग चीज हो जाती है और व्यापार अलग चीज हो जाती है। करेक्ट, करेक्ट। अगर आप एज एन एक्टर किसी कैरेक्टर पे काम कर रहे हैं, तो आप एक साथ ये सोचें कि 10 कैरेक्टर हम एक साथ करेंगे, 10 पिक्चरें करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है, नहीं, नहीं, करेक्ट। है ना। राइट। तो उनका यही कहना था कि डेडिकेशन के साथ एक ही कैरेक्टर पे फोकस होकर बहुत ही शिद्दत से उन्होंने काम किया। उन्होंने सबसे बड़ी बात यही कही थी, गुड ऑब्जर्वेशन फॉर एन एक्टर। क्या क्वालिटी होनी चाहिए एज एन एक्टर? ऑब्जर्वेशन बहुत शानदार होना चाहिए, और हर डायमेंशन में आपके ऑब्जर्विंग सेंस ओपन होने चाहिए। हम्म। राइट। जी सर। और अब मैं ज़्यादा, जैसे नसीर साहब, उतने, मैं उनकी खुद पर्सनल एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मैं उनका रिसेंटली एक इंटरव्यू भी देख रहा था, उन्होंने जैसे एक शो किया है बंदिश बैंडिट्स। तो ऑल्दो मैं जैसे ड्रामा वो था, कॉमेडी तो मैंने वो देखा, लेकिन नसीर साहब की परफॉर्मेंस आज भी हम देखें तो कुछ लाजवाब ही होती है। कोई भी, मैंने आज जैसे वो नसीर साहब कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी उनकी एक्टिंग को कभी कोई सवाल नहीं उठाया, कोई उठा ही नहीं सकता है। वो एक्टिंग के लेजेंड है। आपने उनके साथ भी एक्सपीरियंस रहा है, वर्कशॉप की है। नसीर साहब के बारे में बताइए कि उन्होंने ऐसा क्या सिखाया है एक्टिंग के बारे में, या ऐसी कोई चीज जो आपको इम्पैक्ट कर गई हो हमेशा के रोनित, तुम भी मेरे वर्कशॉप में रहे हो, तुमने भी एक शब्द सुना था, इमेजिनेशन। लिए। जी। बट नसीर साहब ने सिखाया एडवांस इमेजिनेशन, ओके। ओके, उसमें क्या? इंटेंस इमेजिनेशन। ओके, जैसे कि कुछ बताना चाहेंगे अगर उदाहरण से? जैसे कि एक पेंटर जब पेंटिंग बनाता है तो उससे कहा जाता है कुछ इमेजिन करके बनाओ, तो कल्पना करेगा आसमान में पतंगें उड़ रही हैं, चिड़िया उड़ रही हैं, डोरी है, करेक्ट। पतंग है, धागा है। एंड एज एन एक्टर में क्या होता है कि आप इमेजिन, जब जैसे कि यहाँ पे मेरे दांत में दर्द है, करेक्ट। ये मेरे कैरेक्टर के दांत में दर्द है, मुझे तो दर्द हो नहीं रहा है। करेक्ट। तो ये इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेज है कि मेरे दांत में दर्द है। करेक्ट। लेकिन अब हम ड्रामा करेंगे तो हम कह सकते हैं आ आ दांत में दर्द है, हाँ। ड्रामा हो गया, हमने डायलॉग भी बोल जी। दिया। लेकिन जब कैमरा सामने लगा होता है तो असल में दिखना चाहिए कि आपके दांत में दर्द है। बिना ये करे या कुछ करे, हाँ। हाँ, बिना ये के फील होना फील होना चाहिए। चाहिए। तो उन्होंने उसी पे बहुत काम करा है कि वो जब भी होता है जब आपका इमेजिनेशन 100% होता है, आप पूरी तरीके से इस चीज को बिलीव कर रहे होते हैं, फील नहीं, बिलीव कर रहे होते हैं कि तुम्हारे दांत में दर्द है, हम्म। तब जाके वो इमोशन क्रिएट होता है। इसी को उन्होंने एडवांस इमेजिनेशन का नाम दिया। और ऐसे उन्होंने बहुत सारी चीजें कराई, पैर में चोट है, दांतों में दर्द हम्म। है, आपकी मदर एक्सपायर हो गई है हम्म।
है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जहाँ पे आपकी बिलीवेबिलिटी पे काम कर रहा है कि जब तक आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि सच में आपके साथ ऐसा हुआ है या उस किरदार के साथ ऐसा हुआ है, तो वो एक्सप्रेशन आपकी बॉडी पे नहीं आएंगे। और लोगों को लगता है कि एक्सप्रेशन केवल चेहरे का खेल है, नहीं, एक्सप्रेशन पूरी बॉडी का गेम है। सर क्या ज्ञान मिल रहा है सीखने को। ये बताइए, या अब मैं अगर एक यंग एक्टर की बात करूं, राजकुमार राव साहब, मैंने जो रिसर्च किया आपके साथ वर्कशॉप में भी यही देखा मैंने कि वो आपके शायद सीनियर थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनके साथ यस यस। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं उनका एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। उनकी एक पिक्चर आई थी लव जैक्स धोखा, मैंने नहीं देखी थी, लेकिन मैंने राजकुमार राव को पहले देख लिया था कैंपस में। ओके। उनकी पिक्चर मैंने नहीं देखी थी। हमारा 2012 बैच की एंट्री हुई थी और वो किसी का एडमिशन हो रहा था, उन्हीं की किसी फैमिली मेंबर का। ओके। तो उनके साथ वो वहां पर आए हुए थे एफटीआई में। ओके। तो लोग कह रहे थे इस लड़के को जानते हो, इस लड़के को पहचानते हो। मैंने देखा ही नहीं था उनको, तो मैं क्या कहता कि मैं जानता हूँ कि पहचानता हूँ, हम्म। है ना। तो उनको मैंने स्टार बनते हुए देखा है। ओके। राजकुमार राव को मैंने अपनी आंखों से उस एफटीआई के मेन रोड पे खड़े होते हुए, एक आम आदमी, एक एवरेज लुकिंग चेहरा, हम्म। जिसको आज 2020 में पूरा हिंदुस्तान जानता है एज ए स्टार एक्टर। बिल्कुल सर, करेक्ट, एंड ही इज अ फैबुलस एक्टर। यस, और माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस करते हैं वो। तो उनका डेडिकेशन बहुत स्ट्रांग है। उनके शोरील भी अगर आप यूट्यूब पर देखें, या जितना मैंने उनके बारे में सुना, या एफटीआई उनका वर्क कल्चर जो भी था, हम्म। डेडिकेशन बहुत है बंदे के अंदर। और डेडिकेशन से ज्यादा क्लियरिटी ऑफ थॉट, हम्म। करेक्ट। जो रोनित आज भी मेरे अंदर नहीं है। मैं आज भी बहुत कंफ्यूज हूँ बहुत सी चीजों के मामले हम्म। में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम्म। है ना। लेकिन वो बहुत क्लियर है हम्म। बहुत सारी चीजों को लेके। तो क्लियरिटी ही आपको जीवन में आगे लेके जाती है। करेक्ट सर, करेक्ट। अब अगर हम एक्टर से हटकर आए और एक डायरेक्टर की बात करें, मिस्टर अनुराग कश्यप, नो, राइट। उन्होंने स्टार्टिंग से अभी तक उनका सिनेमा अलग ही रहा है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे वो अपनी फिल्म्स बनाते आए हैं आज तक डिफरेंट। और उनका इंटरव्यूज के बारे में भी सुना है, बड़े अलग से कैरेक्टर है वो, बड़े सीरियस फिल्में बनाते हैं, लेकिन शायद कैमरा के पीछे वो थोड़े अलग है। आपने उनके साथ काम किया है, अनुराग कश्यप सर के साथ आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। मैं ना उनके साथ पहली मुलाकात का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पहली बार जब मैंने उनको देखा था, जी। ये मेरे ख्याल से आराम नगर पार्ट 2 और 162 या 160 बंगला नंबर था, जहाँ पे मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी का ऑफिस था। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है। पार्ट 2 आराम नगर में था। ठीक है। अनुराग कश्यप का वनडे का इंट्रोडक्टरी सेशन था। मोस्टली एफटीआई के एक्टर्स थे वहां पर, और जो थोड़े नॉन फेस थे, सेमी नॉन फेस होती है हम्म। इंडस्ट्री के, वो लोग थे। उन लोगों के साथ मैं भी बैठा हुआ था। तो इंटरेक्टिव सेशन चला हुआ था। वो सेशन मैंने पूरा अपनी नोटबुक को डायरी में नोट किया था। हम्म। तो उनसे बात करके किसी ने क्वेश्चन किया था, सर एज एन एक्टर जब आपके पास काम ना हो तो आपको क्या करना चाहिए। हम्म। तो उन्होंने पहली चीज तो यही रिप्लाई किया था कि ये क्वेश्चन ही गलत है कि एज एन एक्टर काम ना हो। हम्म। एज एन एक्टर तो आपके पास हमेशा काम होगा, हम्म। क्योंकि आपका क्राफ्ट इतना बड़ा है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। जिंदगी अधूरी है उस क्राफ्ट को परिपक्व करने के लिए, बहुत बड़ी बात बोली, है राइट, ना। करेक्ट, है एब्सोल्युटली। ना, एज एन एक्टर ये क्वेश्चन ये गलत है कि आपके पास कहाँ, ये कह सकते फॉर ब्रेड एंड बटर काम है कि नहीं, ये एक पार्ट हो सकता करेक्ट, करेक्ट, है एब्सोल्युटली। ना, ये ना रोजी रोटी के लिए काम है कि हम्म। नहीं। बट एज एन एक्टर तो काम हमेशा आपके पास है। आप बॉडी पे काम करिए, माइंड पे काम करिए, सोल पे काम करिए, हम्म। स्क्रिप्ट को रीड करिए, बार बार सीन्स पे काम करिए। ये अनुराग कश्यप का रिप्लाई था। तो मैं शाहजहांपुर से था, वो भी शाहजहांपुर में, उनके फादर जॉब करते हुए थे बिजली विभाग में। हम्म। मैंने जब शाहजहांपुर का नाम लिया तो उन्होंने मुझसे शाहजहांपुर के नाम से करीब 5 से 7 मिनट बात की होगी। हम्म। मैंने भी मुझसे क्वेश्चन किए, और मैं उस समय भी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ क्वेश्चन करता था। हम्म। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बताया था कि डोंट वरी कि आप छोटे शहर से हैं, छोटे गांव से हैं, या अंग्रेजी अच्छी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता हम्म। है। करेक्ट। आप हैं, इसी बात से फर्क पड़ता है कि आप हैं और आपका अस्तित्व भी जीवित है, वही आपको आगे लेके जाता है। हम्म। समझ सकते हैं कि कितनी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए शायद विकास बहल, अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी इस तरीके की पिक्चर बना पा रहे हैं। सुपर 30 बना दी, हम्म। गैंग्स ऑफ वासेपुर बना दी, करेक्ट। है ना, जो सिनेमा करण जौहर जैसे लोग तो सोच भी नहीं सकते। करेक्ट सर, करेक्ट। और सर, एक सवाल आया है श्रेयांश का कि डज एफटीआई ओपन गेटवे टू इंडियन फिल्म इंडस्ट्री? फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए क्या एफटीआई हेल्प करता है, कैसे करता है, इफ इट डज? हाँ बिल्कुल करता है, लेकिन मैं इसमें से कहूंगा आप इंडियन शब्द हटा दो, ये ओवरसीज फिल्म इंडस्ट्री के लिए गेट ओपन करता है, केवल इंडिया के लिए ही नहीं। अच्छा, ओके। बहुत
बहुत सारे एफटीआईएंस इंडिया में काम ही नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर जाके काम करते हैं, कोई लंदन चला जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है कोई जापानीज फिल्म करने चला जाता है, कोई बहुत सारे लोग बांग्लादेश में है। अब जब मैं पास आउट हो गया वहां से, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स के जब नाम पता चले, जब उनसे बात हुई, जब मैं खुद टीचिंग इंडस्ट्री में आया, तब पता चला यार ये तो सुपर डुपर सीनियर है इस बैच के, एफटीआई के बांग्लादेश में जाके एकेडमी के डीन बने हुए हैं। मैंने कहा वाह क्या बात है। तो ये है, मोस्टली लोग पूरे वर्ल्ड में और खास तौर पे एशिया में राइट जितने भी टॉप पे लोग हैं वो सारे एफटीआई एलुमनीज ही हैं। राइट राइट सर, राइट। हाँ, तो बहुत रास्ते खुल जाते हैं, उसकी आप चिंता ना करें। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और एक और सवाल आया है संस्कृति का, वो पूछ रही है कि कोई बुक्स अगर आप रेकमेंड करना चाहें एफटीआई के लिए और फिल्म्स के लिए, सिनेमा के लिए, आप कोई बुक्स रेकमेंड करना चाहें तो। संस्कृति एक किताब है, शायद पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी, हाउ टू रीड ए फिल्म। ओके। बहुत प्यारी किताब है, वो बहुत सारे डायमेंशन आपको सिखाती है कि फिल्म को किस किस डायमेंशन से देखना चाहिए या पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम एक नॉर्मल माइंड सेटअप से पिक्चर देखते हैं, जैसे एक आम आदमी, एक आम ऑडियंस देखती है। लेकिन जब हमको यह एहसास होता है कि हमको फिल्म मेकर बनना है या एज एन एक्टर बनना, काम करना है इंडस्ट्री में जाके, या हमें एक्टिंग करनी है, फिल्में बनानी है, तो थोड़ा नजरिया देखने का बदल जाता है ना। ऐसे ही जब हम इस किताब को पढ़ने के बाद पिक्चर देखेंगे तो हमारा नजरिया बहुत बदल जाएगा। ओके ओके सर, हाउ टू रीड अ फिल्म, ये किताब बोली यस आपने। यस। सर मैंने एक वर्कशॉप में आपसे सीखा था, और मैं अपने सवाल से पहले एक सवाल आया है कि हाउ, राजेंद्र जी का सवाल है कि हाउ टू वर्क ऑन साइकोलॉजी एंड बॉडी टुगेदर। ये शायद बड़ा टेक्निकल सवाल पूछा इन्होंने। एज एन एक्टर ऑब्वियसली साइकोलॉजी, माइंड और बॉडी पर काम करना होता है, तो हाउ टू वर्क ऑन साइकोलॉजी एंड बॉडी टुगेदर एज एन एक्टर। रोनित, एज एन एक्टर 3 टूल पे हमें ज्यादा काम करना होता है, बॉडी, माइंड एंड सोल, और फिर सारे इनके पार्ट्स होते हैं, है ना। लेकिन ये चीज बताने की नहीं, प्रैक्टिस की चीज है। ये इनसे कहिएगा, राजेंद्र जी से, कभी मौका लगे तो मेरी वर्कशॉप को अटेंड करें, उसमें ये चीज ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो पाएगी, ओके। क्योंकि थ्योरी नहीं है। राइट राइट सर, राइट। सर अभी जैसे नए एक्टर्स बहुत सारे आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, यू नो, हर रोज बॉलीवुड में जा रहे हैं, नए रोज मुंबई में अभी भी जा रहे हैं, ऑडिशंस दे रहे हैं। तो एक कोई टिप या दो कोई टिप आपकी मर्जी के हिसाब से जो आप नए एक्टर्स को देना चाहें, जो एक्टिंग सीखना चाह रहे हैं या एक्टिंग लाइन में, या सिर्फ जो भी एक्टिंग एज अ प्रोफेशन लेना चाह रहे हैं, एक्टिंग सीखना चाह रहे हैं, क्या टिप देना चाहेंगे आप टू अ न्यू एक्टर। देखो, पहली चीज, आप जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। खास तौर पे इंडस्ट्री की, अगर इंडस्ट्री की आपको अंदर की जानकारी नहीं है तो मैं तो कहूँगा पहले आप जानकारी लें, उसके बाद आप जाएं। बिना जानकारी के जाएंगे तो नो डाउट कि काम करते करते जानकारी मिलेगी वो, लेकिन फिर वक्त ज्यादा लग जाएगा। करेक्ट। तो सर ठीक है, यही चीज मैं पूछना चाहता हूँ मैं कि फिर एक क्वालिटी क्या होनी चाहिए एक एक्टर में, यू नो, एज 3 क्वालिटी होनी चाहिए। पहली क्वालिटी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने एक्टिंग की कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन कॉन्फिडेंस उनका इतना शानदार है कि वो हर चीज कर लेते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। करेक्ट, एब्सोल्युटली। दूसरी चीज, उनके अंदर कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और तीसरी चीज, उनके अंदर गट्स होने चाहिए, एज ए सेलिब्रिटी वाले जो गट्स हैं हमारे अंदर। ओके, गट्स एज इन की किस तरह से? एज इस तरह से, जैसे कि कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग डरते हैं कि एक बड़ा डायरेक्टर, इससे हम कैसे बात करेंगे, है ना। आप जैसे जैसे मान लीजिए कोई भी एक डायरेक्टर है, अनुराग कश्यप की हम बात करते हैं, तो अनुराग कश्यप ने रंगमंच भी बहुत किया है, लिखा भी बहुत है। अब जब आप उस डायरेक्टर से बात करोगे, अगर आपने लिटरेचर पढ़ा है तो आप लिटरेचर पे बात कर सकते हो उस डायरेक्टर से, है ना। अगर आपने विलियम शेक्सपियर पढ़ा है तो आप विलियम शेक्सपियर की बात कर पाओगे, वो भी कोई क्रॉस क्वेश्चन अगर करेगा, अगर आप भी करोगे तो वहां पे बॉन्डिंग बनती करेक्ट है ना। तो गट्स का मतलब इन द सेंस यही है कि आपको सिनेमा और लिटरेचर की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके ओके, ठीक है, और सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। जी सर, बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात बोली सर। सर आजकल बहुत डिबेट में है, डिस्कशन में एक टॉपिक जो बहुत सालों से चल रहा है, नेपोटिज्म को लेकर, कि
कैसे बाहर के एक्टर्स के लिए मुश्किल होता है या वो होता है, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, सब आ गए हैं, और अब हम देख रहे हैं बाहर के बहुत एक्टर्स आ रहे हैं। आपका पर्सनली एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्योंकि आपने इतने सारे एक्टर्स के साथ काम किया जो बाहर के थे और आज कहाँ कहाँ पहुंच गए, लेजेंडरी स्टेटस अचीव कर चुके हैं। तो आपका क्या व्यू है नेपोटिज्म को लेकर? यार देखो, नेपोटिज्म जो है बहुत नेचुरल है। ये कहाँ नहीं होता, मुझे ये बताओ कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है हम्म। जहाँ नेपोटिज्म नहीं होता, या कौन सी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जहाँ पे नेपोटिज्म नहीं होता, एब्सोल्युटली राइट। है ना। ये है बहुत बहुत नेचुरल है, लेकिन उसकी ज्यादती बहुत खतरनाक है। कि नेपोटिज्म अगर हो रहा है ठीक है, लेकिन नेपोटिज्म के माध्यम से अगर किसी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट का अगर नुकसान होता है तो ये खतरनाक है उस टैलेंट के लिए, करेक्ट। है ना। ये नहीं होना चाहिए। टैलेंट का भी रेस्पेक्ट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेटस का हो हम्म। और किसी भी हालात से आया हो। करेक्ट। और इंडियन सोसाइटी अभी धीरे धीरे तैयार हो रही है टैलेंट का रिस्पेक्ट करने के लिए। लोग समझ रहे हैं कि टैलेंट का रिस्पेक्ट होना चाहिए। शायद इसीलिए 2020 में बहुत से लोग मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के आज सेलिब्रिटी हैं, जी। स्टार जी। हैं। जी सर। ये बिल्कुल सर। और एक थोड़ा लाइट सवाल पूछ लेता हूँ मैं आपसे। राइट, हाँ पूछो। जी सर, टिकटॉक की बहुत बात होती है कि आजकल टिकटॉक आया है, बैन हो गया है, लेकिन अब रील्स आ गई हैं, कहीं कहीं है, ये चल रहा है टिकटॉक। बहुत लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है अपना पैशन दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का टिकटॉक पर। कई लोग टिकटॉक से इंडस्ट्रीज में काम करने भी लगे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन बहुत लोग मैंने देखा है टिकटॉक पे, अगर आप अच्छे हैं तो शायद वो एक्टिंग से कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि टिकटॉक क्या एक्टिंग है, और अगर नहीं है तो फर्क क्या है एज इन टिकटॉक और एक्टिंग देखो, एक्टर एंटरटेनर दो शब्द हैं। में? एक्टर और टिकटॉक पे जो एंटरटेनर। लोग करते जी। हैं, या टिकटॉक पे जो लोग हैं वो एंटरटेन करते हैं आपको। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो व्यूअरशिप पे, फॉलोअरशिप पे ज्यादा चलती है। करेक्ट करेक्ट। उसका एक्टिंग के टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो जितने ज्यादा फॉलोअर्स आपके होंगे उतने ज्यादा ब्रांड्स आपको अप्रोच करेंगे एंडोर्समेंट के लिए। वो अलग तरीके का बिजनेस है। बट एज एन एक्टिंग की जब बात आती है, एज एन एक्टर की बात आती है, जब मार्लन ब्रांडो, अल पचिनो, नसरुद्दीन शाह, इरफान खान, नवाज जैसे एक्टर्स की बात आती है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की ही जरूरत पड़ती है। एब्सोल्युटली सर। तो विदाउट ट्रेनिंग आप एज एन एक्टर काम कर ही नहीं सकते इतना उम्दा। एब्सोल्युटली। हाँ, और हम कब तक ये सब एंटरटेनमेंट वाले गेम करते रहेंगे? कब तक हम वर्ल्ड लेवल पे एज एन एक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया की वी हैव फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड? करेक्ट सर। बिल्कुल सर। एक और जो टेक्निकल सवाल आया है मतलब मेरे मन में कि थिएटर एक्टिंग, सिनेमा एक्टिंग, बहुत ही दोनों मतलब एज एन एक्टर, पहले पहला सवाल मैं ये पूछूंगा कि थिएटर कैसे हेल्प करता है किसी भी एक्टर को, किसी भी पर्सन को कैसे हेल्प करता है, और किसी सिनेमा एक्टर को कैसे हेल्प करता है, और दोनों एक्टिंग में फर्क क्या है? क्या एक थिएटर एक्टर एक सिनेमा एक्टर में मतलब फर्क क्या है? उनकी क्राफ्ट में, इमेजिनेशन में, कैरेक्टराइजेशन में कोई ज्यादा खास फर्क होता है, या सिर्फ परफॉर्मेंस को लेकर ही फर्क होता नहीं, बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान जैसा डिफरेंस होता है थिएटर परफॉर्मेंस में और कैमरा परफॉर्मेंस है? में। थिएटर से फायदे बहुत होते हैं। थिएटर से आपकी आवाज़ पे बहुत काम हो जाता है, आपके कॉन्फिडेंस पे बहुत काम हो जाता है, हम्म। बॉडी के ग्रेस पे बहुत काम हो जाता है। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ काम करने के बाद आपको सिनेमा में बहुत लिमिटेड करना होता है, बहुत कंट्रोल्ड वे में परफॉर्म करना होता है कैमरे के सामने। तो थोड़ा सा टेक्निकल है कैमरा। थिएटर उतना टेक्निकल नहीं है। थिएटर में जो भी आप परफॉर्मेंस करते हैं किसी कैरेक्टर की, एक फ्लो में करते हैं। हम्म। कैमरे में वो फ्लो आपका हजार बार टूटता है। उसके बाद अगले शॉट में आपको उसी फ्लो से उसकी कंटिन्यूटी को मैच करा के आपको रीस्टार्ट करना होता है। तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन जब आप ट्रेनिंग लेते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से, खास तौर पे एफटीआई जैसे संस्थान से, जी। तो आपको ड्रामा और सिनेमा में बैलेंस करना आता है और आप दोनों तरीके का काम कर सकते हैं, स्टेज का भी और कैमरे का भी, ओके। है ना। लेकिन दिक्कत वहां पर आती है जिन लोगों ने केवल ड्रामा की ट्रेनिंग ली होती है और कैमरा एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली होती है, उनको थोड़ी दिक्कत आती है बैलेंस करने जी। जी सर। अ, यही ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली। और मैंने जैसे एक चीज देखी है, जो पुराने एक्टर्स हैं जैसे नसीर साहब, ओमपुरी साहब, और अब नए एक्टर्स हैं से नवाजुद्दीन सर,
राजकुमार सर, इन एक्टर्स में आपको कोई फर्क दिखा इनके काम करने में, प्रोसेस में? ऑब्वियसली हर एक्टर का एक अपना तरीका होता है, बट सिर्फ जेनरेशन वाइज अगर कंपेयर किया जाए तो। देखो जनरेशन वाइज सोसाइटी बदली है, हम्म। लोगों के परसेप्शन चेंज हुए हैं। हम्म। जब लोगों के परसेप्शन चेंज होते हैं, साइकोलॉजी चेंज होती है, तो जाहिर सी बात है समाज में जो किरदार हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, हम्म। उनकी भी हरकतें बदलती हैं, करेक्ट। है ना? तो नसीर साहब ने, ओमपुरी साहब ने अपने ज़माने के किरदारों को पोर्ट्रे करने की कोशिश की। जी। राजकुमार राव आज 2020 के किरदारों को पोर्ट्रे कर रहा है। जी। क्राफ्ट तो हर एक्टर अपने आप खुद तैयार करता है। सारे के सारे एफटीआई एलुमनीज ही हैं जिनके आपने नाम लिए। नसीर भी वहीं के हैं, ओमपुरी भी वहीं के हैं, एब्सोल्युटली। राजकुमार राजकुमार भी वहीं के हैं, जी। है ना? तो सभी ने वही ट्रेनिंग ली है, सभी के फैकल्टीज रोशन तनेजा साहब जैसे लोग ही रहे, हम्म। है ना? या उन्होंने सिलेबस डिजाइन किया था वही लोग रहे हैं, या पुराने जितने भी एफटीआई एलुमनीज वहाँ आके पढ़ाते हैं, या और भी लोग आके शिक्षा देते हैं, एक्टिंग की तालीम देते जी। हैं। तो ट्रेनिंग और सिलेबस तो सबने एक पढ़ा होता है, हम्म। लेकिन उस सब कुछ एक पढ़ने के बाद भी हर आदमी एक अपना खुद का क्राफ्ट तैयार करता है, जो उसको एक अलग एक्टर बनाता है और एक उसकी क्वालिटी अलग तरीके से डेवलप करके लेकर आता है कि यार इस बंदे का क्राफ्ट ऐसा है, वो ये इस तरीके से करता है। जी सर। अ, यार सर, अब आपको क्या लगता है, आप एक मैसेज कोई देना चाहते हो या टिप देना चाहते हो नए एक्टर्स को, नए फिल्म मेकर्स को, अलग अलग या सेम टिप आपको जैसे ठीक लगे, जो नए हैं, और उनको क्या टिप देना चाहेंगे? मैं ना आप सबसे एक बात कहूँगा कि पहले दौर था कि हम सब सपने पूरा करने के लिए सपनों की नगरी मुंबई जाया करते थे, हम्म। है ना? चाहे छोटे शहर से हो, गाँव से हो या कस्बों से, इवन आप दिल्ली से भी हैं तब भी आपको एज़ एन एक्टर काम करना है तो बम्बई ही जाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। आ आज दौर बदल गया है, जब से ओटीटी आ गया है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है, हम्म। हर कोई फ़िल्म बना रहा है, हर जगह पिक्चर बन रही है। मैं तो ये कहूँगा कि ट्रायल एंड एरर प्रोसेस का इस्तेमाल करते रहिए, जहाँ पर भी है शूट पे शूट करते रहिए। कैमरा, ट्राइपॉड अपने पास रखिए, लैपटॉप में एडिटिंग सॉफ्टवेयर रखिए और खुद से अपनी प्रैक्टिस का अभ्यास करिए और इम्प्रूवमेंट करिए डे बाय डे। गलती तो करेंगे, लोग हँसी करेंगे, मज़ाक उड़ाएँगे, करने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? अपना काम ईमानदारी से करते जाओ, कहीं न कहीं से नोटिस हो जाओगे। आज के वक़्त मुझे नहीं लगता कि बम्बई जाके वहाँ पे रहने की ज़रूरत है। आज के टाइम पे अगर आप में टैलेंट है, तो पूरी दुनिया में लोग आप पे नज़र रखे हुए जी सर, बिल्कुल। है ना? कितने कितने सारे टैलेंट, कितने सारे यूट्यूबर्स निकल के आ रहे हैं, कितने सारे सोशल मीडिया ऐप पे स्टार्स बन रहे हैं। हम्म। कितने सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब पे अपने वीडियोज़ अपलोड कर करके बड़े-बड़े फ़िल्म डायरेक्टर्स ने उनको कास्ट कर लिया। एब्सोल्युटली हो रहा है सर, ये बिल्कुल बिल्कुल। है ना? अभी 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 जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी काम दिखाने की ज़रूरत है कि दिस इज़ मी, दिस इज़ रोनित ठाकुर एंड दिस इज़ अंकुश चकालम। काम दिखाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छी वो थी। इसी से सर सवाल एक आगे लेते हुए लास्ट एक दो सवाल पूछूंगा मैं, फिर हम चाहे खत्म कर देंगे। ये सवाल है सर कि आपने इसी की कंटिन्यूएशन में, अब आपको क्या लगता है सिनेमा, सिर्फ फिल्म्स नहीं, फिर मैं सिनेमा जब कहता हूँ तो मैं सिर्फ फिल्म्स नहीं, शॉर्ट फिल्म्स भी, वेब सीरीज भी, डॉक्यूमेंट्रीज भी, सब इंक्लूड करके ओवरऑल ये सिनेमा एज एन आर्ट फॉर्म, एज एन इंडस्ट्री कहाँ जा रहा है? क्या आपको क्या लगता है, अब अनलॉक हो रहा है? अब क्या दुनिया में सिनेमा वाइज चेंज आएगा? देखो पहले सिनेमा जो था ना, कुछ लोगों की बाप की बपोती हुआ करती थी, अच्छा। ठीक है। ठीक है? बहुत पुराने जो रिच घराने थे, उन्हीं के हाथों में सिनेमा था, हम्म। है ना? और जिन लोगों की मोनोपोली थी, उन्होंने इस इंडस्ट्री को कैप्चर करा हुआ था, हम्म। लिमिटेड फैमिलीज़ हैं, हम्म। पूरे वर्ल्ड में। हम्म। लेकिन जब से डिजिटल टेक्नोलॉजी आई और फ़िल्म इंस्टीट्यूशंस ओपन हुए और लोगों ने सिनेमा सीखना शुरू किया, हम्म। तो आज एक रिक्शे वाले का बेटा भी अपने फ़ोन से एक शॉर्ट फ़िल्म बना के ऑस्कर तक जा सकता है। जी सर, बहुत अच्छी बात बोली, राइट, करेक्ट। ठीक है? तो आज ऐसा कोई है नहीं, ट्रायल एंड एरर है, जहाँ पर भी वो फ़िल्में बनाओ और बहुत अच्छा स्कोप हम्म। है। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म जब से आ गए हैं, तब से कोई भी आदमी फ़िल्म बिज़नेस को बड़ी आसानी से कर सकता है। हम्म। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इस समय तो बहुत ज़्यादा स्कोप है और बहुत ज़्यादा ऑडियंस है। अभी इंडिया को पूरी दुनिया देखना चाह रही है। हम्म। राइट सर, एब्सोल्युटली सर। सर, एक चीज जो आपने मेरे साथ एक बार शेयर की थी, वो ये की थी कि
लोग एक्टिंग सीखें, चाहे एफटीआई से नहीं, कहीं से वर्कशॉप सीखें, लेकिन एक्टिंग सीख कर लोगों को ये नहीं मालूम कि वो सिर्फ एक्टिंग नहीं और बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। ये मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है। मेरे को बचपन से एक्टिंग का शौक था, लेकिन मैं और भी चीजें कर पाता हूँ, कॉन्फिडेंस जनरेट कर पाता हूँ। आपने ऑब्वियसली तक एक्टिंग में काम किया, तो आप इस बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं कि एक्टिंग सीखकर हम क्या क्या और कर सकते हैं, क्या क्या और मेन पोर्टल्स खोल सकते हैं? मैं आप सबसे कहूँगा कि पहले तो फेसबुक पे जाइए, मेरा पेज लाइक कीजिए। मेरे पेज पे जो पहला पोस्टर लगा है उस पे लिखा हुआ है, एक्टिंग इज नॉट ओनली फॉर एक्टर्स, इट इज फॉर एवरीवन हु वांट टू एक्सप्लोर देयर सोल। ओके। ये मेरा खुद का कोटेशन है, राइट। पर पेटेंट नहीं है मेरे पास इसका, आप कॉपी कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, तो एक्टिंग सिर्फ एक्ट्रेस के लिए नहीं है, जो लोग अपनी एक्सप्लोर करना चाहते हैं सोल को, उन सब के लिए। आप किसी भी तरीके क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, इनोवेटिव काम करना चाहते हैं, एक्टिंग की 20 दिन की, 15 दिन की, 30 दिन की वर्कशॉप में आपके सेंसेस इतने ओपन हो जाते हैं क्योंकि दुनिया की कोई ताकत आपको किसी भी फील्ड में हरा नहीं सकती। जी सर। मैं तो उन सब बच्चों से कहना चाहता हूँ जो एसएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, नीट के एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, जे ट्रिपल ई का एग्जाम देना चाहते हैं, करेक्ट। यार तुम सब में ना कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। ये तोता राम बन के रट्टू तोते से जिंदगी नहीं चलती है। और कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक्टिंग की वर्कशॉप करना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि आप एक्टर बनेंगे, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक डीलिंग, ये सारे गुण लाने के लिए या अपने अंदर की इनबिल्ट कैपेसिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए अंकुश चकालम की एक्टिंग वर्कशॉप करना बहुत जरूरी है। ये सर, ये आप एंड में जो प्रमोशन कर गए ना, ये मेरे को गलत बात है। मोस्ट वेलकम सर। और मैं यही कहूंगा सबको यार, जो थैंक भी यू। वीडियो देख रहे हैं, कि अंकुश चकालन को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देखें और इनके एक्टिंग वर्कशॉप से सीखें। बहुत 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 अच्छी वर्कशॉप्स होती हैं। सर, अब जाने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो जुड़ने के लिए। ऑडियंस में भी जिन्होंने सवाल पूछे, मैं आगे ही बोलना चाहूंगा यार, प्लीज वीडियोस देखते रहना। एंड लास्ट में कुछ भी सर एक बोल दीजिए मेरे लिए कि रोनित ठाकुर को सब्सक्राइब करिए आगे के कंटेंट के लिए। बस एक ही रिक्वेस्ट है सर आपसे। देखो रोनित, बहुत शानदार एनर्जी है और रोनित तू रॉक करेगा, मेरा आशीर्वाद तेरे थैंक यू साथ है। सर। और आप सबसे एक ही गुजारिश है, इसका चैनल सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, प्रमोट करो और शेयर करो और बढ़ाओ इसके हौसले को, यार ये कुछ अच्छा करना चाह रहा है। थैंक यू थैंक यू। सो मच सर, थैंक यू जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू थैंक यू। थैंक एवरीवन। यू।